उर्सुला वॉन डर लेyen का भारत आना, अपनी पूरी टीम के साथ भारत आना कितना महत्वपूर्ण है? ये जो जी। ग्लोबल ऑर्डर है ना, हम्म। उसको बहुत बड़ी चुनौतियां दी जा रही हैं। अभी तक चीन से हो रही थी और अब यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से भी हो रही हैं। ईयू भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत ईयू का सिर्फ नौवां ट्रेडिंग पार्टनर है। जितना यूरोप भारत को भाषण देगा इन मामलों में, उतना ज्यादा ये एफटीए फंसता जाएगा। राजनीति और विदेश नीति अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रम्प के लिए केवल लेन देन का मामला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोलमेज और मैं हूं नपमा। कुछ दिनों पहले ही यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेyen का भारत दौरा हुआ और उनके साथ उनके कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स की पूरी टीम जो है वो भी आई थी। ट्रम्प जब से आए हैं, एक नए किस्म का वर्ल्ड ऑर्डर भी नजर आ रहा है और हमने ये भी देखा है कि टैरिफ वॉर को लेकर एक तरह से एक वर्ल्ड वॉर छिड़ गई है। तो इन सब के बीच उर्सुला वॉन डर लेyen का भारत आना, अपनी पूरी टीम के साथ भारत आना कितना महत्वपूर्ण है? ये भी साफ है कि एक राजनीतिक संदेश बहुत साफ है कि दोनों देश, या यूरोपियन यूनियन हो आ, का समूह हो या फिर भारत हो, दोनों ही देश बहुत गंभीर हैं इस बात पे कि कोई अग्रीमेंट अब जरूर होगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता की भी बात हुई है। तो ये दौरा जो था उर्सुला वॉन डर लेyen का, वो कितना अहम था, भारत के लिए क्या मायने हैं, यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच किस तरह के संबंध हम देखेंगे, इन सब चीजों को समझने के लिए मेरे साथ आज यहाँ गोलमेज में जुड़ी हैं दो खास मेहमान। शायरी मल्होत्रा हैं जो डायरेक्टर हैं स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स के ओआरएफ में, और साथ ही डॉक्टर अमृता नार्लिकर। अमृता, बहुत स्वागत है आपका। अमृता डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं ओआरएफ में अब, लेकिन इसके पहले जर्मनी में एक दशक तक रही हैं और वहां के एक मुख्य थिंक टैंक से जुड़ी रही हैं। गीगा इंस्टीट्यूट की प्रेसिडेंट रही हैं 2014 से 2024 के बीच में। तो अमृता को जो अंदरूनी हालात हैं उसकी गहरी जानकारी है कि दरअसल क्या यूरोपियन यूनियन में भी चल रहा है और इस समय उनकी दुविधा क्या है, भारत के लिए ये पार्टनरशिप कितनी अहम है। शायरी, मैं आपसे बातचीत की शुरुआत करती हूँ। उर्सुला वॉन डर लेyen का ये दौरा हुआ अभी, उनके साथ उनके कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स थे और ये पहली बार था कि वो पूरी दलबल के साथ भारत आई। इस तरह का बायलैटरल दौरा जो था किसी भी देश के लिए, ये पहला था। तो भारत का ये दौरा कितना अहम था, क्या महत्व है इसका, और मायने क्या हैं इसके भारत के लिए और यूरोपियन यूनियन के लिए? धन्यवाद नगमा। ये बहुत ही लैंडमार्क यात्रा थी यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लायन की। वो अपने पूरे कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स, जो आप कह सकते हैं एक कैबिनेट के मुताबिक है, को साथ भारत लाए थे। और हम देख रहे हैं अभी जो दुनिया में जियोपॉलिटिकल माहौल बन चुका है वो बहुत ही अनस्टेबल हो गया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी प्रेसिडेंसी है जिसने एक दो महीने में ही पूरी दुनिया एक तरीके से उजाड़ दी है। और खासकर यूरोप का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस के बलबूते पर चल रहा था, उसे उजाड़ दिया है। और दूसरी तरफ चीन है जो पहले से ही अपनी असर्टिवनेस जता रहा है। ऊपर से जंगें चल रही है। रशिया यूक्रेन की जंग जो 3 साल पहले शुरू हुई थी वो भी अभी तक चल रही है। तो यूरोप और भारत एक दूसरे के साथ ताल्लुकात मजबूत करना चाह रहे हैं इस माहौल में, चाहे वो इकोनॉमिक्स के मामले में हो, चाहे वो सुरक्षा के मामले में हो, ताकि वो ग्लोबल अनसर्टेनिटी से बेहतर तरीके से निपट सके। लेकिन ये मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि ये ज़रूर है कि अमेरिका के नए तौर तरीकों की वजह से ये यात्रा की टाइमिंग अर्जेंट बन चुकी थी। लेकिन यूरोपियन कमीशन का इरादा भारत के साथ रिश्ते को मजबूत बनाने का पहले से ही था। और वॉन्डर लाइन के जो पॉलिटिकल गाइडलाइंस पिछले साल जुलाई में रिलीज हुए थे, उसमें एक नया ईयू इंडिया स्ट्रेटेजिक एजेंडा का जिक्र किया गया था, क्योंकि जो ईयू इंडिया का रोड मैप था वो सिर्फ 2025 तक था। तो इस साल एक बड़ा ईयू इंडिया समिट भी होने वाला है, तो इसकी भी तैयारी में ये यात्रा की गई थी। हम्म। पहले से ये बातचीत चल रही थी और बहुत महत्वपूर्ण है, डोनाल्ड ट्रंप आते या नहीं आते, या चीजें बदलती या नहीं बदलती, भारत और यूरोपियन यूनियन की जो पार्टनरशिप है, अ, अमृता, वो किन क्षेत्रों में बहुत अहम है और किस तरह की साझेदारी दोनों के बीच में हो सकती है? कौन कौन से क्षेत्र हैं? जी, तो यदि आप
पिछले डिक्लेरेशंस देखेंगे, जहाँ पिछले डॉक्यूमेंट्स, पिछले दस्तावेज, रोड मैप टू 25, वो जो एडिशनल गाइडलाइंस जिनका शायरी ने भी अभी जिक्र किया, वो देखेंगे कि आपको लगे, आप वो अगर वो देखेंगे और अभी जो लेटेस्ट जॉइंट डिक्लेरेशन आया है, तो आप देखेंगे कि जो भाषा है वो जानी पहचानी लग रही है। तो वो आप देखेंगे कि वो बहुत रेखांकित कर रहे हैं कि ये दोनों पार्टनर्स को एज लोकतंत्र के रूप में एक साथ काम करना है। बहुपक्षवाद मतलब मल्टीलैटरलिज्म के लिए मिलके काम करना है। बहुलवाद प्लूरिलैटरलिज्म के लिए मिलके काम करना है। नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए खड़े होने के लिए का महत्व ये डॉक्यूमेंट भी रेखांकित करता है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये दस्तावेज केवल एक हल्की फुल्की बातचीत नहीं है, इन शब्दों में गंभीरता है। इस समय जब ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, चाहे आप यूनाइटेड नेशंस को देखिए या आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को देखिए, ये जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है, जो ग्लोबल जी। ऑर्डर है ना, उसको बहुत बड़ी चुनौतियां दी जा रही हैं। अभी तक चीन से हो रही थी और अब यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से भी हो रही हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, आवश्यक है कि जो बड़े लोकतंत्र हैं जैसे ईयू, जैसे भारत, वो मिलके अपने हितों के लिए और अपने मूल्यों के लिए एकजुट होकर खड़े रहें। हाँ, तो जी। मेरे मत से यह एक मेजर नैरेटिव है ना, एक वैश्विक आख्यान है जो ये दोनों निर्मित कर रहे हैं। लेकिन आपने पूछा कौन से स्पेसिफिक इश्यूज हैं ना, तो ये बातचीत कर रहे हैं अब जो, और काम कर रहे हैं, रणनीतिक हैं और आर्थिक मुद्दों पे कर रहे हैं। तो सिक्योरिंग ग्लोबल सप्लाई चेन्स, व्यापार के लिए ना, स्ट्रेंथन जो सेमीकंडक्टर्स के इकोसिस्टम्स हैं उनको और मजबूत बनाना है। जी। पर्यावरण के लिए अच्छी और स्वच्छ टेक्नोलॉजी के लिए कोऑपरेशन करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, प्रवासन और लोगों का आदान प्रदान, ये सब इश्यूज कवर हो रहे हैं। लेकिन हम एक और कारण है कि यह जो यात्रा हुई है, यह हिस्टोरिक है ना, जी। ऐतिहासिक है। हम्म। और वो ये है कि अभी तक यूरोप को पूरा विश्वास था, यूरोपियन यूनियन को पूरा विश्वास था कि आर्थिक संघ बनाएंगे तो समृद्धि होगी और वैश्विक शांति की प्राप्ति होगी। लेकिन अब सबको पता लग गया है और यूरोप को भी समझ आ गया है कि आर्थिक उपकरणों का उपयोग रणनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। तो पहले हम देखते कि प्रेसिडेंट फोन डर लायन शायद आती ना, शायद ट्रेड कमिश्नर आते, शायद एक दो और ऑफिशियल्स आते, लेकिन ये पूरी जो एक टीम ऑफ कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स आई है, उससे दिखता है कि वो अब कोशिश कर रहा है, यूरोप कोशिश कर रहा है एक समग्र दृष्टिकोण लेने का ना। जी। हम्म। केवल विदेश नीति नहीं है, केवल सुरक्षा नहीं है, केवल व्यवस्था की बातें नहीं है। जरूरत है एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी की, यूरोप को भव्य रणनीति की। और जी। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा हुई है। तो ऐतिहासिक यात्रा आपने इसको बोला कई मायनों में, क्योंकि ये भी दिखाता है कि भारत और यूरोपियन यूनियन का एक दूसरे के लिए इस समय कितना महत्व है और किन क्षेत्रों में साथ आना जरूरी है। अब सही कहा आपने कि विदेश नीति सिर्फ विदेश नीति नहीं है, उसके साथ सभी चीजें आ जाती हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो आपके रणनीति हो। तो एक समग्र दृष्टिकोण लेकर आगे बढ़ रहे हैं। शायरी, ये जो एफटीए की बात है, जो मुक्त व्यापार समझौते की बात है दोनों के बीच में, उसकी बातचीत पहले से भी चल रही है और 2008 में इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद बीच में वो थम भी गया, फिर 2013 में रुक गई बातचीत, फिर शुरू हुई है 2021 में। तो अब एक डेडलाइन भी हमने देखा है, समय सीमा को तय कर दिया गया है। पर कितनी आशा है इस बात की, कितनी उम्मीद है कि ये डेडलाइन जो इस बार है वो पूरी होगी, उस समय सीमा में ये एफटीए साइन हो जाएगा? ऐसी उम्मीद लगती है।
नगमा, जैसे कि आपने भी कहा, ये एफटीए का मुद्दा जो है बहुत समय से चल रहा है। 2008 में ईयू और भारत ने नेगोशिएशन शुरू की थी, जो 2013 में फिर बंद हो गई थी। 2021 में नेगोशिएशंस फिर से शुरू की गई, क्योंकि अब जो एफटीए है सिर्फ व्यापारी नजरों से नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल नजरिया से भी देखा जा रहा है। दोनों यूरोप और भारत अब ट्रेड डील्स करना चाह रहे हैं, अपने ट्रेड पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। जैसे अमृता ने भी अभी जिक्र किया, सप्लाई चेन्स जो है उन्हें डी रिस्क करना चाह रहे हैं। तो यूरोप ने अभी अभी मेर्कोसुर ग्रुप के साथ और मेक्सिको के साथ एफटीए समाप्त किया है। भारत ने थोड़े महीने पहले ही एफ्टा, जो 4 यूरोपियन देशों का ब्लॉक है, इनके साथ एफटीए कंक्लूड किया है। और ईयू का जो है तकरीबन 30% हिस्सा है ग्लोबल इंपोर्ट्स में। लेकिन फिर भी जबकि ईयू भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, भारत ईयू का सिर्फ 9वां ट्रेडिंग पार्टनर है। तो उम्मीद है कि ये एफटीए के दौरान भारतीय एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देगा, बायलैटरल ट्रेड को डबल कर सकता है। लेकिन जैसे आपने कहा, अभी तक काफी चैलेंजेस है जिन पर अग्रीमेंट पाना मुश्किल है। ईयू चाहता है कि भारत अपने टैरिफ्स यूरोपियन प्रोडक्ट्स पर, जैसे कि गाड़ियां और शराब पर, कम करे। भारत चाहता है कि ईयू के जो स्टैंडर्ड्स है लेबर को लेकर, सस्टेनेबिलिटी वगैरह को लेकर, ये तरह के क्लॉजेज वो ट्रेड डील से निकाले और सिर्फ ट्रेड पे फोकस करे। तो अभी भी ये डिफरेंसेस को सुलटाने में वक्त लगेगा। एफटीए पर समझौता पाना मुश्किल होगा, चाहे डेडलाइन सेट की गई हो तो भी। लेकिन जैसे हमने बात की, जियोपॉलिटिकल माहौल की वजह से अब ये एफटीए का मामला और अर्जेंट हो चुका है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ्स की वजह से व्यापारी जंगें जो चल रही है, और ये जो प्रोटेक्शनिज्म जो नई ट्रम्प प्रेसिडेंसी अपने साथ लाई है, पूरे दुनिया का जो जियो इकोनॉमिक ऑर्डर है वो बदल रहा है। और इस बदलाव में यूरोप और भारत अपने आर्थिक ताल्लुकात को मजबूत बनाना चाह रहे हैं। और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। यूरोपियन यूनियन दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल मार्केट है, और साथ में ईयू और भारत $24 ट्रिलियन का मार्केट बनाते बनाते हैं। तो इसलिए ये एफटीए करना जरूरी है, खासकर कि ये जो जियोपॉलिटिकल माहौल बन चुका है इस जी। समय। जी। अब अमृता जो शायरी कह रही है उससे दो बातें हैं, दो सवाल हैं मेरे लिए। एक तो ये कि दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन या सहयोग, रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसमें अड़चने भी हैं कि ये एफटीए साइन हो, ये चाहते हैं, एक डेडलाइन भी तय की गई है, पर उसमें रुकावटें क्या आ सकती हैं, बाधाएं क्या हैं? आप तो वहां पे रही हैं यूरोप में, और आप एक बड़े जर्मन इंस्टीट्यूट में प्रेसिडेंट रही हैं 1 दशक तक। तो जो इसके डिटेल्स हैं वो क्या हैं? दरअसल अड़चनें क्या आ सकती हैं इस एफटीए के साइन होने में? आ, कई सारी अड़चनें तो अभी शायरी ने बताई हैं, और ये बहुत ये बहुत गंभीर अड़चनें हैं ना। ये इनको ओवरकम करने के लिए जो बहुत आवश्यक है कि दोनों साइड्स इस एफटीए को केवल एफटीए न समझें। ये एक भूनीतिक इंस्ट्रूमेंट है ना। और जैसे ही ये अगर अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे इस मामले में, तो चांसेस होंगे उनको चांसेस होंगे कि वो एक होलिस्टिक अप्रोच लें, एक संपूर्ण अप्रोच लेंगे। ये जो कुछ डिटेल्स हैं जो फंसे हुए हैं, लेबर स्टैंडर्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि वो चाहते हैं कि इंडिया अपने लोगों को और ज़्यादा वेजेस दें ना, और फॉर्मलाइज करे लेबर फोर्स को। जो इंडिया का कहना है, इंडिया का इनफॉर्मल सेक्टर इंपॉर्टेंट है, इंडिया अपनी पेस से, अपनी गति से करेगा। या यूरोप भाषण देता रहता है इंडिया को कि आप लोग अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की ओर ध्यान दे, जलवायु परिवर्तन पे दे। भारत का कहना है हम दे रहे हैं, हम अपनी अपनी गति से दे रहे हैं, अपने तरीके से दे रहे हैं ना। तो ये दोनों, अगर जितना यूरोप भारत को भाषण देगा इन मामलों में, वो उतना ज्यादा फंसेगा ये व्यापार का डील, ये एफटीए फंसता जाएगा। लेकिन जितना ज्यादा यूरोप खुल के देखेगा और भारत भी देखेगा कि ये जी। एफटीए आवश्यक है भूनीतिक कारणों के लिए ना, तो फिर कॉम्प्रोमाइजेस पॉसिबल होने लगेंगे, समझौते पॉसिबल होने लगेंगे।
तो ये तो दिक्कतें हैं, दोनों को एक उदार रुख रखना पड़ेगा, तो ये एफटीए आगे बढ़ेगा। जो दूसरी बात शायरी कह रही थी, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के काल का जिक्र किया जब वो आए हैं, और जिस तरह के उनके ऐलान हैं, खास करके जो टैरिफ वॉर शुरू हुई है, जो एक तरह से विश्व युद्ध के तौर पे उन्होंने छेड़ दी है, चाहे वो चीन हो, भारत हो, यूरोप हो, मेक्सिको, कनाडा। तो इससे जो ग्लोबल ऑर्डर है वो भी इनके ऐलानों से अस्त व्यस्त है। तो क्या बदला है वहां पर, उसका कितना असर पड़ता है इस बात पर, जो अभी विजिट हुई यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट की, क्या वो भी एक फैक्टर था? क्या आपको लगता है यूरोप भी थोड़ा परेशान है इस चीज को लेकर? आप जी नगमा, आपने बिल्कुल सही कहा। पक्की बात है ये कि प्रेसिडेंट ट्रम्प और उनकी टीम से यूरोप को जो अब इतनी निंदा मिल रही है ना, वो निंदा मिलने के बाद उनको, यूरोप को भी एहसास हो गया है कि उन्हें अन्य मित्रों की जरूरत है। उनका अन्य मित्रों का महत्व समझ आने लगा है। तो जब हम जर्मनी में थे 10 साल के लिए, तो हम इतनी इतनी मीटिंग्स में थे, नेताओं के साथ, थिंक टैंकर्स के साथ, थॉट लीडर्स के साथ ना, और उन सबका मान्य था कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर अमेरिका है। ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप सबसे महत्वपूर्ण है। तुम लोग ग्लोबल साउथ के लोग, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन सबसे पहला पार्टनर तो अमेरिका है। अब ना थोड़ी जागृति हो गई है यूरोप में। तो ये बहुत ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। तो व्यापार की दृष्टि से, भूतनीति की दृष्टि से, सप्लाई चेन्स रिजिलियंस की दृष्टि से, जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से ट्रंप की पोजीशन इस पे बहुत ट्रंप की पोजीशन और यूरोप की पोजीशन में बहुत अंतर है, या ट्रंप की पोजीशन और भारत की पोजीशन में बहुत अंतर है इन सब मामलों में ना। लेकिन एक और मुद्दे पे हम रेखांकित करना चाहेंगे, और वो ये है, जी जी। राजनीति और विदेश नीति अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप के लिए केवल लेन देन का मामला है ना, ट्रांजैक्शनल अप्रोच है। जी। परंतु यूरोप ने सदैव कहा है कि उन्हें वैल्यूज बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं ना। उन्होंने वैल्यूज, मूल्यों पर जोर दिया है। यूरोप अपने आप को नॉर्मेटिव पावर समझता है ना। भारत की भी एक प्राचीन सभ्यता है, संस्कृति है, जिसपे मूल्यों पर बहुत जोर दिया गया है, और यह मूल्य, ये परंपरा अभी भी अब भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और ये हमने देखा भारत की G20 प्रेसिडेंसी के समय ना, जब भारत ने वैश्विक व्यवस्था को भारत कैसे वैश्विक व्यवस्था को आकार दे रहा है, वो अपने मूल्यों का उपयोग कर रहा है ना, जैसे कि लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आइडिया एडवांस किया G20 के समय। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूरोप को भारत के साथ अपने संबंध बढ़ाने के लिए और गहरा करने के लिए, क्योंकि यूरोप का कहना है वो मूल्यों को बहुत महत्व देते हैं। तो अब आपके पास ये बहुत अच्छा पार्टनर है आपके सामने, भारत, उनके साथ ज्यादा कोऑपरेट कीजिए। जी, क्योंकि चीजें वहां पे बदल गई हैं, यूरोप और अमेरिका के जो संबंध हैं वो बदले हैं। ट्रंप का, जैसे आपने कहा, कि पूरा रुख जो है वो ट्रांजैक्शनल है, लेन देन का है, और वो विदेश नीति को भी कारोबार से ही जोड़कर देखते हैं। अब दरअसल तो जुड़ी हुई है, लेकिन ट्रंप बहुत खुलकर इसके बारे में बात करते हैं। शायरी, एक और बात, भारत और यूरोप के बीच में काफी समानताएं हैं, और उसको एक ऑर्गेनिक पार्टनरशिप की भी बात की गई, लेकिन कुछ टकराव के मुद्दे जो हैं उनमें से एक ये भी है कि रूस को कैसे देखता है भारत और कैसे देखता है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस लगाए हैं, प्रतिबंध लगाए हैं यूक्रेन युद्ध को लेकर। भारत ने अपना एक स्वतंत्र नाता रखा है रूस के साथ में। यूक्रेन और रूस युद्ध के बावजूद अच्छे रिश्ते हैं भारत के रूस से। तो क्या रूस कोई एक फैक्टर बन सकता है इसमें, जो हमने और बाधाओं की बात की, अड़चनों की बात की, उसमें रूस के साथ जो संबंध हैं, क्या वो भी एक फैक्टर के तौर पे प्ले कर सकते हैं?
मगर रशिया का जो सवाल है, ये जो रशिया यूक्रेन जंग है, इन इसके शुरुआत के स्टेजेस पर यूरोप और भारत के बीच रूस का इशू जरूर था, लेकिन उस टाइम से लेकर अब तक भारत ने कई बार यूरोपियन देशों के साथ, ईयू के साथ इस बारे में बातचीत की है। यूरोप ने भारत को भारत के जो सिक्योरिटी की मजबूरियां है, यूरोप ने इनको समझने की कोशिश की है। रशिया पर जो भारत का मिलिट्री डिपेंडेंस है, जो रशिया चीन का जो अलायंस बन चुका है, इन सभी चीज़ों को समझाने की कोशिश की है भारत ने। इसलिए रशिया के डाइवर्जेंसेस के बावजूद भारत और यूरोप के रिलेशंस में इतना टकराव रूस नहीं बना है। यूरोप और भारत के ताल्लुकात इसके बावजूद मजबूत बन चुके हैं। ट्रेड, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर कोऑपरेशन बढ़ चुका है रशिया, यूरोप और भारत के बीच। और जब यूरोप के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स जो है और टॉप जियोपॉलिटिकल पार्टनर्स अमेरिका और चीन के साथ रिश्ते अब कमजोर हो चुके हैं, यूरोप भारत को अब एक लाइक माइंडेड लोकतांत्रिक पार्टनर के नजरिए से देख रहा है। तो अभी जो है रूस का जो सवाल है, अब ईयू इंडिया के बीच मुझे नहीं लगता इतने मायने रखता है। अमृता, आपको क्या लगता है? बहुत सारी अड़चने हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं, बट जो वर्ल्ड व्यू है भारत का और यूरोप का, उसमें कहीं कोई टकराव या दूसरे पार्टनरशिप्स को लेकर अ, क्या है दोनों की का रुख? अब अब चीन और अमेरिका दोनों चुनौतियां दे रहे हैं ग्लोबल ऑर्डर को ना। और वो जो चुनौतियां हैं वो ईयू के लिए भी बड़ी परेशानियां हैं, और भारत जो मल्टीलैटरल ऑर्डर के लिए हमेशा खड़ा रहा है, भारत के लिए भी ये अच्छा नहीं है। तो ये बहुत अच्छा अवसर है दोनों ईयू और भारत को मिलके काम करने का। जो आवश्यक है वो ईयू को समझना कि भारत की भी सुरक्षा की ज़रूरतें हैं ना। तो ये बिल जब जब शुरू में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तो यूरोप में लोग बहुत नाराज थे कि अ, भारत एक लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, तो ऐसा कैसे कि रूस को कंडेम क्यों नहीं कर रहा, बहुत जोर से निंदा क्यों नहीं कर रहा है यूएन में सब जगह, और फिर व्यापार करता ही जा रहा है। अब देखिए, अब यूरोप भी व्यापार कर ही रहा है रूस के साथ ना, एनर्जी नीड्स यूरोप की भी रही हैं। तो डबल स्टैंडर्ड्स का तो प्रॉब्लम है ही है ना। हम्म। लेकिन ये उनको समझने में अभी बहुत टाइम लगा है कि भारत जिस माहौल में है, चीन है, पाकिस्तान है, एक सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट जो है भारत का वो आसान नहीं है। और इसलिए मिलिट्री कोऑपरेशन, सुरक्षा के संबंध में कोऑपरेशन, ट्रेड, जो को प्रोडक्शन ना, मिल के बनाना वेपन्स, शस्त्र बनाना, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना मिल के, ये बहुत आवश्यक है। और एकदम से भारत रूस को छोड़ने वाला नहीं था और छोड़ेगा भी नहीं, बिकॉज भारत का विश्वास है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में। भारत अपना रास्ता लेके चलेगा, अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा, और वो अभी उस बात में परिवर्तन होने वाला नहीं है ना। तो जितना जल्दी ये यूरोपियन समझेंगे ये बात, अ, उतनी गहरी कोऑपरेशन होगी। अब देखिए, फ्रांस ने समझी है ये बात, तो फ्रांस और भारत का की बहुत अच्छी कोऑपरेशन है। जर्मनी को काफी समय लगा है ये समझने में, वो मिलिट्री कोऑपरेशन आसानी से नहीं करते ना। वो भाषण देने में काफी भाषण देते हैं भारत को इस जी। मामले में ना। तो वो हम्म। धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन बदल हम्म। रहा हम्म। तो बदल रहा है इसलिए भी कि भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में विश्वास रखा, और इन तमाम मुद्दों पर भारत ने अपना एक स्वतंत्र रुख रखा। और ये समझना जरूरी है यूरोप को। अ, दुनिया इसे कैसे देखेगी, ये देख रही है अभी अमृता, ये जो ईयू और भारत की पार्टनरशिप या उनकी जो नजदीकियां बढ़ रही हैं, संबंध गहरे होने की बात है। एफटीए हो जाए अगर इस साल तक, तो जैसे कि डेडलाइंस हैं, तो इससे आपको क्या लग रहा है जो बाकी हैं यहाँ पर प्लेयर्स, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चीन हो, उनकी प्रतिक्रिया इस पर क्या हो सकती है? कैसे देख रही है भारत और ईयू की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को दुनिया, और आप क्या समझती हैं इससे? है अभी। ये जो अभी यात्रा हुई है, ये एक ये एक अच्छा सिग्नल है
लेकिन अभी बहुत कुछ करने के लिए है, बहुत काम है करने को दोनों को मिलके ना। तो इसका ये क्या ये गेम चेंजर होगा कि नहीं, ये अभी देखना है ना। ऐसी पॉसिबिलिटी है, ये एक अच्छा अवसर है। तो अगर आप देखें कि भारत और यूरोप कौन से एरियाज में नेतृत्व कर सकते हैं, तो हम आपको एक अवसर की बात करना चाहेंगे, और फिर आप अगर अलाउ करें तो एक दो चुनौतियों की भी बात कर लेंगे। जी बिल्कुल, हाँ तो बताइए। एक अवसर ये है कि ये दोनों यूरोपियन संगठन और भारत बात कर रहे हैं सतत विकास की और जलवायु परिवर्तन की ना। लेकिन इसके संदर्भ में यूरोपीय संघ और भारत दोनों को पशु कल्याण और पशु अधिकारों के मुद्दे को शामिल करना चाहिए। उदाहरण के लिए कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स की बातें करी जा रही हैं। ईमैक जो G20 के समय अनाउंस हुआ था, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, जो यूरोप और इंडिया को भी कनेक्ट करेगा, उसके ऊपर काफी अटेंशन दिया जा रहा है ना। अब ये जब निर्माण कर रहे हैं तो यूरोपीय संघ और भारत दोनों को प्रयत्न करना चाहिए कि जानवरों की जीवित निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाए ना। लाइव एक्सपोर्ट्स ऑफ एनिमल्स रोका जाए। अब कुछ लोग बोलेंगे ये क्या आप हिप्पी लोगों जैसी बातें कर रहे हैं, ये बहुत सॉफ्ट मुद्दा है। ये सॉफ्ट मुद्दा नहीं है ना। ये बात है एक एथिकल कनेक्टिविटी की, नैतिक कनेक्टिविटी की, जो और इसका प्रभाव होगा, हाँ बिल्कुल, उन जानवरों पर जिनकी उनका जीवन रक्षक होगा। लेकिन मानव जाति के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जूनोटिक जंपिंग के माध्यम से महामारी की घटनाएं होती हैं। बिल्कुल जी और जी। जितना हम ये एनिमल राइट्स, एनिमल वेलफेयर की ओर ध्यान देंगे, उतना ये महामारी की घटनाएं कम हो सकेंगी ना। इसलिए मानव जाति का भी कल्याण होगा। तो आप देखिए यूरोप में फैक्ट्री फार्मिंग की अपनी प्रथाएं हैं ना, बहुत क्रूर हैं वो। लेकिन यूरोपीय संघ में पशु अधिकारों का समर्थन करने वाली एक जीवंत और बढ़ता हुआ एक ये क्षेत्र है। और भारत यह देश है जहाँ पे हमें सिखाया गया है कि मानव अधिकार केवल मानव के नहीं होते ना, वो सभी पशुओं के होते हैं, वो पेड़ों के होते हैं, वो पूरी वसुधा के होते हैं ना। हम लोगों इन्हें हमें बचपन में सिखाया गया था, आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः ना। जो सभी जीव जंतुओं को अपने समान देखता है, वही असली में ज्ञानी है ना। तो ये परंपरा भारत में है, और इस यूरोप में भी बढ़ रहा है सपोर्ट इस टाइप की थिंकिंग के लिए। तो भारत और यूरोप मिल के विश्व को सप्लाई चेन्स, भूनैतिक दृष्टि से सुरक्षित बना सकते हैं, लेकिन वो विश्व को और दयापूर्ण भी बना सकते हैं अगर वो असली का नेतृत्व लें, और केवल ये एफटीए को ऐसे बिल्कुल नैरो वे में न देखें, लेकिन एक वाइडर एंगल व्यू लें ना, वाइड एंगल लेंस से देखें। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो हमारे हिसाब से यूरोप और भारत को लेनी चाहिए। जी जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं पे जो उनके मूल में है वो कुछ ऐसे मूल्य हैं जिस पर दोनों मिलके काम कर सकते हैं। और एफटीए की बात सिर्फ एफटीए तक सीमित ना हो, बल्कि उसको एक विस्तृत दृष्टिकोण से देखना होगा। और एक बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है जिसका इस्तेमाल करना, इसका उपयोग करना बहुत आवश्यक है। तो इस बातचीत को यहाँ रोकूंगी, पर आखिरी में शायरी मैं आपसे एक कमेंट चाहती हूँ कि चुनौतियों की हमने बात की, लेकिन ये कई सारी चुनौतियां हैं, कई सारी अड़चने भी हैं, पर उम्मीद है, आशावादी हैं कि ये लंबी बातचीत जो चल रही है 2008 से वो फलित हो और डेडलाइन पे पूरी हो। और इसमें जो इस बार बातचीत हुई है, अगर उसके कुछ की टेकअवेज हैं कि क्या इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहा इस दौरे में, और क्या हासिल हुआ भारत और यूरोपियन यूनियन को, तो आप किन बातों को के बारे में बात करेंगी?
मुझे लगता है डिजिटलाइजेशन की बात काफी सेंट्रल हुई है इस टाइम, बट फिर से नगमा मैं यही बात दोहराऊंगी कि ये जो इस टाइम जो फर्क ये हम देख रहे हैं एफटीए के नेगोशिएशंस में, वो ये है कि ये जो जियोपॉलिटिकल माहौल बन चुका है, ये जो लेन देन का टाइम हो चुका है, अमृता ने भी मेंशन किया, ये जो ट्रांजैक्शनलिज्म का समय बन चुका है, इस वजह से ये एफटीए को कंक्लूड करने की अब हम एक अर्जेंसी देख रहे हैं। और इसलिए फर्स्ट टाइम ये जो ईयू इंडिया एफटी है उसमें एक डेडलाइन सेट की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन्डरलाइन ने, कि इस साल एफटीए कंक्लूड की जाएगी। तो ये जो अर्जेंसी है ये नई हम देख रहे हैं इस टाइम। सही कहा आपने कि ये बातचीत पहले से चल रही थी, लेकिन इस समय उसमें एक नई ऊर्जा दिख रही है, इसलिए भी कि इसकी जरूरत बहुत ज्यादा महसूस हो रही है कि शायद अब ये समय आ गया है जब इसको करना जरूर होगा। और यूरोपियन यूनियन और भारत को बहुत और पास आने की जरूरत है, क्योंकि कई क्षेत्रों में वो नेतृत्व भी दे सकते हैं मिलकर। अमृता, आप अग्री करती हैं इससे? बिल्कुल। हम्म। जी बिल्कुल, लेकिन हमारे हिसाब से दो काफी और दो चुनौतियां अभी भी हैं, अगर समय हो तो। जी जी। श्योर बोले। हाँ बिल्कुल, बताइए। थैंक यू। तो एक तो है कि जो अभी हमने पहले बोला कि यूरोप की प्रकृति है सबको भाषण देना, ज्ञान बांटना ना, और विशेष में ग्लोबल साउथ को जी ना। आपने देखा होगा म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने यूरोप को कहा, जो यूरोप सदियों से भारत और अन्य ग्लोबल साउथ के देशों को कहता आ रहा है कि आपके तंत्र में कुछ कमियां हैं, तो यूरोप के नेता बिल्कुल शॉक्ड हो गए ना, बिल्कुल, और बहुत नाराज हो गए। तो अब देखना है कि खुद थोड़े बहुत भाषण खाकर क्या यूरोप भारत के साथ एक बराबर और आदरणीय पार्टनर के समान व्यवहार करेगा कि नहीं ना। अभी जी तक भी यूरोप पिछले साल भी यूरोप ने भारत के लोकतंत्र की निंदा की थी ना। तो ये बहुत आवश्यक है, ये बर्ताव का परिवर्तन यूरोप के लिए आवश्यक है, ये रिलेशनशिप को गहरा बनाने के लिए, ये संबंध को गहरा बनाने के लिए। और दूसरी चुनौती है माइग्रेशन का मुद्दा ना। इस पर काफी जोर दिया जा रहा है, देना भी चाहिए, लेकिन देखिए उच्च उच्च स्थानों पर, उच्च उच्च पदों पर कितने भारतीय लोग हैं यूरोप में, या कितने भारतीय मूल के लोग हैं? इतने कम हैं कि आप एक हाथ की अंगुलियों पर गिन सकेंगे ना। और जब आप अमेरिका या यूके से कंपेयर करेंगे तो ये अंतर बहुत स्पष्ट दिखाई देगा। तो यूरोप को ये सोचना चाहिए कि वह भारतीय हाईली क्वालिफाइड लोगों को कैसे ला सकते हैं यूरोप में, और कैसे उनका स्वागत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये जो रिश्ता बन रहा है वो सिर्फ कारोबार और एफटीए तक सीमित ना रहे, बल्कि उसका दृष्टिकोण और फैले। और ये एक, जिसे कहते हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक आदर होने की जरूरत है, वहां पर बराबरी की जरूरत है। यूरोप को ये समझना होगा और अपने नजरिए में बदलाव लाना होगा। और पार्टनरशिप, जहां पर साझेदारी की बात है, वो बराबरी पर आधारित हो और बराबरी का मौका हो, तो चीजें आगे बढ़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर अमृता नार्लिकर और शायरी मल्होत्रा, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस गोलमेज के इस एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद नगमा जी।